नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक, पार्ट फर्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक की आज अपन पार्ट फर्स्ट में करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और फिर उसके बाद उसने किस तरह से उनकी समस्याओं को हल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क शासक और भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था। उसने भारत के तुर्की राज्य को गौर और गजनी के सुल्तानों के अधिकार से मुक्त करके उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। उसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय प्रदेशों को न केवल सुरक्षित रखा वरन उन्हें संगठित भी किया। ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन ने खरीदा। बाद में उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया और उसे हर प्रकार की शिक्षा दी। ऐबक धीरे धीरे अपनी योग्यता के कारण गौरी के सभी गुलामों में सबसे अधिक योग्य बन गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। ये मुस्लिम राज्य का संस्थापक था, गुलाम वंश का प्रमुख शासक और संस्थापक था। तो मोहम्मद गौरी के प्रमुख जो हम कहें उसके प्रमुख गुलाम थे और प्रमुख अमीर थे तथा सेनापति थे, उन सब में ये सबसे अधिक योग्य था। इस कारण से गौरी ने जब भारत की विजय करी भारतीय प्रदेशों की, तो भारतीय प्रदेशों का अपना प्रतिनिधि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही नियुक्त किया और उसकी मृत्यु के बाद हम देखें ऐबक इन भारतीय प्रदेशों का शासक बन गया। अब गौरी के सेनापति और प्रतिनिधि के रूप में ऐबक ने क्या क्या कार्य किए। 1194 से लेकर 1206 तक का जो समय है वो समय ऐसा है जब ऐबक है ना मोहम्मद गौरी के प्रमुख सेनापति के रूप में कार्य कर रहा है और उसके अंतर्गत उसने जो प्रमुख कार्य किए हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है उसके द्वारा विभिन्न विद्रोहों का दमन करना। उस समय जब गौरी ने भारतीय प्रदेशों को तो जीत लिया, लेकिन भारतीय प्रदेश पूरी तरह से मुस्लिम राज्यों के अधीन नहीं आए थे और वहाँ पर निरंतर विद्रोह हो रहे थे। इन प्रदेशों में हम देखें तो अजमेर, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, रणथंबोर आदि राज्य थे जो कि निरंतर विद्रोह कर रहे थे और मुस्लिम सेना को अपने राज्यों से निकाल रहे थे। इन राज्यों में अशांति थी और अव्यवस्था कायम थी। तो सबसे पहले हम देखें ऐबक ने जो कार्य किया कि इन प्रदेशों में व्यवस्था स्थापित करने के लिए यहाँ उसने कठोर नीति अपनाई। उसने अजमेर में जो चौहान जो हम कहें अमीर लोग बच गए थे उनके प्रति उसने कठोर नीति अपनाई और पृथ्वीराज चौहान का जो भाई था हरिराज वो विद्रोह कर रहा था, उसको दंडित किया और इसके बाद पृथ्वीराज थड़ का जो पुत्र था गोविंद राज उसे अपनी अधीनता में लाकर और उसे रणथंबोर का शासक नियुक्त किया और उसे इस शर्त पर शासक बनाया जिसके कारण से कि वो उसके अधीन रहेगा और अधीनता स्वरूप उसको वार्षिक कर देगा। और इस प्रकार से उसने धीरे धीरे इन उत्तर भारत के राज्यों पर अपनी पकड़ मजबूत की और यहाँ विद्रोहों का दमन किया। दूसरा उसका कार्य था सेनापति के रूप में कन्नौज की विजय करना। 1191 और 1192 में हम देखें पृथ्वीराज थड़ और मोहम्मद गौरी का संघर्ष हुआ तराइन के युद्ध में। इन युद्धों के बाद में जो जयचंद था वो हमके गढ़वाल वंश का प्रमुख शासक था, कन्नौज का वो अधिकारी या शासक था और एक शक्तिशाली राजपूत शासक था। तो अगली विजय गौरी की जो होती है वो कन्नौज की विजय होती है। 1194 में वो गौरी के साथ भारत में आया और उसने यहाँ कन्नौज के युद्ध में वो प्रमुख सेनापति बना। जयचंद इस युद्ध में पराजित हुआ और इस पराजय के बाद में हम देखें कन्नौज, बनारस आदि पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया और ये सभी प्रदेश गौरी के अधीन आ गए। तो कन्नौज की विजय भी जिसको कि चंद्रावर की विजय कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण विजय थी तराइन के युद्ध के बाद, क्योंकि उत्तर भारत में उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था। वो गढ़वाल राजपूतों के अधीन था और लंबे समय तक चौहान और गढ़वाल राजपूतों में संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष और उनके बीच मतभेद का फायदा गौरी को मिला और पहले उसने चौहानों को पराजित किया और उसके बाद उन्होंने जयचंद को
पराजित किया। तो उत्तर भारत में अब गौरी का कोई भी शक्तिशाली राजपूत राज्य नहीं रहा जो कि उसकी शक्ति को चुनौती दे सके। अगली विजय जो उसके द्वारा की गई गौरी के द्वारा, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वो विजय थी गुजरात विजय। 1197 में हम देखें, गुजरात का शासक उस समय भीमदेव था और भीमदेव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अकेले ही पराजित किया। तो इस प्रकार से गौरी के साम्राज्य का न केवल विस्तार किया बल्कि अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में भी उसकी वृद्धि हुई कि उसने अकेले गुजरात को विजय की। उसके बाद अगली विजय है हम बुंदेलखंड विजय। ये विजय की गई है 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बुंदेलखंड भी उस समय उत्तर भारत में हम देखें तो जो मध्य प्रदेश का प्रमुख राज्य था और बुंदेलखंड में भी राजपूत राजा शासक कर रहा था। और उस समय तत्कालीन समय में हम देखें तो परमादी देव वहाँ का शासक था। परमादी देव और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में निरंतर संघर्ष होता था और इन दोनों में मतभेद था। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को पराजित करने के बाद हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमादी देव के ऊपर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। इस पराजय के बाद में हम देखें तो ऐबक को कालिंजर, महोबा, खजुराहो आदि अनेक प्रदेशों की प्राप्ति हुई और उसके साम्राज्य की वृद्धि हुई। अब ऐबक के 1206 में शासक बनने के बाद उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन कठिनाइयाँ हम देखें, गौरी की हत्या 1206 में हो जाती है। उसके बाद उसके सभी गुलाम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ऐबक ने लाहौर व दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। शासक बनने के बाद उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। पहली थी तुर्की अमीरों का विद्रोह। ऐबक गौरी की दास्ता से स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसलिए अमीर उसकी सत्ता का विरोध कर रहे थे। तो सबसे पहले शासक बनते ही तुर्की अमीरों ने उसकी सत्ता का विरोध किया क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं था। गौरी अपनी मृत्यु से पहले उसको स्वतंत्र नहीं करके गए थे। इस कारण से मुस्लिम अमीर उसको शासक नहीं मान रहे थे। दूसरा था राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति। इस समय जब गौरी की मृत्यु के बाद देखें, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों को जीत तो लिया था मुस्लिम सेना ने, परंतु राजपूत कमजोर अवश्य हो गए थे परंतु समाप्त तो नहीं हुए थे। इसलिए वो जगह जगह विद्रोह कर रहे थे और मुस्लिम सेना को बाहर निकाल रहे थे। तो दूसरी उसके सामने कठिनाई थी कि राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति को किस प्रकार से उस पर अंकुश रखा जाए। अगली कठिनाई थी कि गौरी के अन्य गुलाम उसके राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। उन गुलामों के अंतर्गत हम देखें तो पहला है ताजुद्दीन यालदोज। इसने गौरी की मृत्यु के बाद गजनी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। बाद में वह भारत के राज्य पर भी अपना अधिकार मानता था। तो गौरी के सामने एक और कठिनाई थी कि ताजुद्दीन यालदोज उसका विरोधी बन गया था। दूसरा जो अमीर था वो था नासिरुद्दीन कुबाचा। सिंध में इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और वह दिल्ली के राज्य पर अपना अधिकार मानता था। तो दो उसके प्रमुख शत्रु हो गए थे। उसके अलावा अगली कठिनाई थी कि भारत के राज्य को मध्य एशिया की राजनीति से अलग करना। गजनी के शासक भारतीय राज्यों को अपने अधीन मानते थे और इसी कारण से अभी तक जो भारतीय राज्य थे वो स्वतंत्र नहीं थे। तो इन राज्यों को किस प्रकार से स्वतंत्र किया जाए। अगली कठिनाई थी कि मध्य एशिया में मंगोलों की बढ़ती हुई शक्ति और ये ऐबक के सामने एक प्रमुख कठिनाई थी। अगला है बंगाल के खिलजी अमीर अभी तक उसकी अधीनता में नहीं आए थे और ये स्वतंत्र होकर कभी भी दिल्ली सल्तनत के लिए चुनौती बन सकते थे। तो ये सारी कठिनाई उसके सामने थी जब वो शासक बना। धन्यवाद।